गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व कालांशों में, क्योंकि अपनी अभी तक क्लासें व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन कोरोना के कालखंड के कारण पुनः अपने को ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करनी पड़ रही है। तो विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि इस ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा ढंग से और गंभीरता से लें, क्योंकि यह प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अनुकूल अपने को चलना पड़ेगा। हो सकता हो कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के हैं जो अपना बीए पार्ट सेकंड बॉयज का और जो गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। उसका कारण, जैसे उसने जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो किसी और के थे। तो मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, समझ लो आपका कोई मित्र है वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमें से जितने भी एडमिन हैं, जितनी भी फैकल्टी है, उनमें से किसी को भी नंबर भेज करके, क्लास भेज करके आप अपने नंबर जुड़वा दें। हालांकि 99% है वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा था, जब ये लॉकडाउन चला है उससे पूर्व वो चल रहा था बदलती दलीय व्यवस्था। भारत में बदलती दलीय व्यवस्था, इसको हम व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये केवल नहीं बीए पार्ट सेकंड एमजीएस विश्वविद्यालय में काम आता है, बल्कि ये जो पेपर है वो इस प्रकार का जीके का पेपर है जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप तैयार करते हैं, इनकी जो तैयारी कर रही है, चाहे रीट है, चाहे टेट है, चाहे नेट है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह बहुत काम की चीजें होती है। क्योंकि अपन जो डिस्कस करेंगे उस डिस्कस में ऐसे कई चीजें हैं जो जीके की है, और वह केवल हम जब डिस्कस करते हैं तब वो सामने आती है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र होता है उस कालखंड में नेशनल मूवमेंट खत्म होता है। नेशनल मूवमेंट हमारे को समझना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को समझते हैं तो उससे पहले हमारे नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन क्या क्या आयाम रहे या कौन कौन सी व्यवस्थाएं रही जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना केवल और केवल ब्रिटिश सरकार के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एओ ह्यूम ने इसीलिए की थी कि लंबे कालखंड तक किस प्रकार भारत को परतंत्र रखा जाता है, या हम किस प्रकार इसको रख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था उनका, अंग्रेज सरकार का, कि कांग्रेस है वो फैक्रेटाइन का देते साबित हुई। फैक्रेटाइन एक ऐसा जीव होता है जो पैदा होते ही अपनी मां का भक्षण करता है। तो कांग्रेस की स्थापना इस प्रकार के बाबू या इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को जुटाना था जो नेतृत्व करते हुए लंबे कालखंड तक ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर सके। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। कांग्रेस एक ऐसा मंच बन गया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए और इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपनी
अहम भूमिका निभाई। हां, ये बात भिन्न थी, कांग्रेस के अंदर भी एक उदार दल और एक प्रखर राष्ट्रवाद का दल। उदार राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद की दो पीढ़ियां चलती है। कालांतर में आगे जाकर के वही राजनीतिक दलों को एक वैचारिक धरातल प्रदान करते हैं। महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, एक उदारवाद की पीढ़ी थी। महर्षि दयानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, ये इस प्रकार की जो पीढ़ी है, एक उदार राष्ट्रवाद को और दूसरा प्रखर राष्ट्रवाद को। तो अपन ने केवल दो बातें समझी है। पहली बात, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त अंग्रेज ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किसके लिए की गई थी और आगे उसका पूरा ही परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थियों, यह समझने योग्य बात है, जैसे ही परतंत्रता की बेड़ियों से भारत मुक्त होता है तो भिन्न बात सामने आती है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को प्रबलता पूर्वक लेते हैं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि कर रहे हो तो भारत में रह रहे जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए और पाकिस्तान के संपूर्ण लोगों को यहां भेजा जाए। दूसरी हुई हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा भारत के टुकड़े मेरी लाश को। लेकिन पंडित नेहरू और जो उसकी सत्तालिप्सा थी, यदि देश एक रहेगा तो प्रधानमंत्री तो एक ही बन पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की मांग इसीलिए की गई कि प्रधानमंत्री दोनों लोगों को बनना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू दोनों की सत्ता लिप्सा के कारण अखंड इस भारत का द्विराष्ट्र विभाजन में खंड खंड हो गया। बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान और पैदा की परिस्थितियां इस प्रकार की बनी। महात्मा गांधी ने दूसरा प्रस्ताव दिया। इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जितना योगदान था, 1 अगस्त 1920 को तिलक का जाज्वल्यमान नक्षत्र सदा सदा के लिए सुसुप्त होता है और गांधी के हाथ में देश का नेतृत्व आता है। तो 1920 से लगाकर के 1947 तक गांधी युग कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को हम राजनीतिक दल के रूप में नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि कांग्रेस तो एक मंच था जिसमें कई क्रांतिकारी संगठन, कई मजदूर संगठन, कई क्रांतिकारी परिवार, इसमें इस भारतवर्ष को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कहां आवश्यकता थी कांग्रेस को राजनीतिक दल बनाने की? महात्मा गांधी ने एक दूसरी बात कही थी कि यदि कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में आप नहीं बनाते हैं और इस मंच को विसर्जित करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस की पूजा करेगी। और यदि आप राजनीतिक दल बनाते हैं तो जिस उत्तर प्रदेश से आधा लोकसभा का परिदृश्य तय होता है, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, उस उत्तर प्रदेश में
इनकी जो परंपरागत कांग्रेस की सीट है अमेठी, वहां से भी सुपड़ा साफ हो जाता है। अखिलेश यादव, मायावती, पूर्व में मुलायम, उसकी बैसाखी के लिए कांग्रेस को लालायित रहना पड़ता है, लेकिन ये बैसाखी का सहारा नहीं देते। मात्र एक सीट आती है उत्तर प्रदेश में। कुछ एक राज्यों को छोड़ करके महात्मा गांधी का सपना साकार होता नजर आ रहा है। लेकिन राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस जब प्रतिष्ठित होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चमत्कारिक नेतृत्व इस कांग्रेस के कारण ही दिया जाता है। नेशनल मूवमेंट एज ए कांग्रेस एज ए नेशनल मूवमेंट, यह बात प्रतिष्ठित हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन का अभिप्राय कांग्रेस है और कांग्रेस का अभिप्राय राष्ट्रीय आंदोलन है। कांग्रेस ही राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन ही कांग्रेस है। तो इस प्रकार की जो बात थी, उस बात के कारण कांग्रेस भी राष्ट्रीय आंदोलन, परिस्थिति इस प्रकार की बनती है, कांग्रेस को वोट दीजिए, नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। जब भारत स्वतंत्र होता है, इस नवोदित भारत के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का समाधान केवल पंडित नेहरू के पास था। गांधी की हत्या हो गई, सरदार पटेल के साथ में जो प्रखर राष्ट्रवाद का एक ठप्पा था, उसके कारण कांग्रेस के लोगों का ध्रुवीकरण नेहरू के साथ हो गया। गांधी भी यही चाहता था, पटेल अकेला रह गया। तो कांग्रेस वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम की तरह प्रतिष्ठित हो गया, एक दलीय प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। एक दलीय प्रभुत्व भारत में प्रतिष्ठित हो गया। परिस्थितियां इस प्रकार की बनी, 1947 से लगा करके 1977 तक वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम इन इंडिया, एक छत्र राज कांग्रेस का रहा। संघ सरकार सदैव कांग्रेस की ही बनी। 1947 के बाद में जैसे ही प्रथम आम चुनाव होते हैं और उस आम चुनाव के बाद में परिस्थितियां जो बनती है, उन परिस्थितियों के कारण जब राज्यों के चुनाव होते हैं, तो राज्यों के उस चुनाव में कांग्रेस प्रतिष्ठित होती है। कुछ अपवाद को छोड़ करके कुछ राज्यों में कुछ मतों का प्रतिशत निश्चित रूप से वामपंथी दलों के पास में था, लेकिन 1952 के चुनाव से लगा करके 1967 तक, 1967 तक राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। सबसे पहले 1967 के अंदर संयुक्त विरोधी दलों की सरकार, संविध सरकार, संविध सरकार या संयुक्त विरोधी दलों की सरकार, सारे दल एक होकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए सारे दल एक होते हैं, तब जाकर के केवल 9 स्टेट, 9 राज्यों में, केवल 9 राज्यों में संयुक्त विरोधी दलों की सरकारें बनती है। अखिल भारतीय स्तर पर हम देखें
तो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोलिस चंद्र शर्मा मिलकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हमें कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा एक व्यक्ति दीजिए, हम राष्ट्रवादी एक राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं। तब गुरुजी की अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाते हैं और एक राजनीतिक दल उस समय आता है जिसका नाम है बीजेएस, भारतीय जनसंघ। लेकिन भारतीय जनसंघ का कोई जनाधार नहीं था। कांग्रेस का 1977 तक एक छत्र राज रहा संघ और 67 तक विभिन्न राज्यों। पंडित नेहरू के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण पंडित नेहरू केवल भारत का नेता नहीं रहा। पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता, पंचशील, इस प्रकार के विश्व के मंच को धरातल प्रदान किया, जिसके कारण नवोदित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसित हुए। जब नवोदित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसित हुए तो निश्चित रूप से नेहरू केवल भारत का नेता न रह करके विश्व का नेता बन गया। तो चमत्कारिक नेतृत्व, करिश्मेटिक लीडरशिप नेहरू की वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम की ओर अग्रसित किया। नेहरू के निधन के पश्चात कुछ कालखंड के लिए राष्ट्र ऋषि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्य था कि थोड़े ही समय में रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो जाती है। आज दिन तक उस मृत्यु पर पर्दा पड़ा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस प्रकार हुई। तत्पश्चात प्रियदर्शनी गूंगी गुड़िया श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की राजनीतिक विरासत को संभालती है। तो उस कांग्रेस की राजनीतिक विरासत में उसको बोलना नहीं आता था। तो कई ऐसे लोग थे कि नेहरू चला गया और कांग्रेस में अब किसका नंबर आना चाहिए, उस समय प्रणब मुखर्जी का नाम आता है। कांग्रेस में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ बिखराव के साथ साथ एक दलीय बिखराव थोड़ा जरूर होता है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वो केवल भारत की राजनीतिक दलीय व्यवस्था में न केवल चमत्कारिक नेतृत्व देती है, बल्कि अमेरिका की उस समय तूती बोलती थी। अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर था। बांग्लादेश के विभाजन के समय अमेरिका ने कहा आप इसका विभाजन नहीं करवा सकते। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा मैं इसका जो विभाजन है वो करवा के रहूं। उन्होंने कहा हम आप पे युद्ध आक्रमण कर देंगे, कीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भारत की सेना पर विश्वास है, हम उस युद्ध को जीतेंगे। अमेरिका का युद्ध पोत का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में आ चुका था, लेकिन उस दुर्गा ने चमत्कारिक नेतृत्व देते हुए बांग्लादेश का विभाजन करवा दिया। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का जो नासूर भारत को हमेशा जो प्रभावित कर रहा था, भारत की दलीय व्यवस्था को जो प्रभावित कर रहा था, हमारी राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को जो क्षति पहुंचा रहा था,
उस पर सदा सदा के लिए विराम दे दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात राजीव गांधी इस राजनीति में सक्रिय होते हैं, लेकिन विज्ञान की सदी की ओर भारत को अग्रसित करने वाला उस युवा की भी हत्या हो जाती है। अब दलीय व्यवस्था की परिस्थिति इस प्रकार की बन जाती है कि नेहरू चला गया, इंदिरा चला गई, राजीव चला गया और सोनिया को इतना अनुभव नहीं था। तो दलीय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो गया। अपन ने थोड़े समय पहले चर्चा की थी कि 1977 तक संघ में कांग्रेस की एक छत्र सरकार रहती है। 1977 तक क्यों? तो 1977 को यहां दलीय व्यवस्था के रूप में हमें समझना आवश्यक रहेगा। 1977 में पटना के हाई सेकेंडरी के मैदान से लोकनायक जननायक जयप्रकाश नारायण आह्वान करते हैं, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता को सदा सदा के लिए अलग कर देता है। भारतीय जनसंघ, लोकदल, रामराज्य परिषद सहित जितने भी विरोधी दल थे, विरोधी दल के अलावा जो कांग्रेस में भी श्रीमती इंदिरा के विरोधी थे, वो सारे एक हो जाते। इंदिरा को सत्ता से बाहर करने के लिए सारे लोग एक होकर के एक नया राजनीतिक दल बनाते हैं, जिसमें जनसंघ का भी विलय हो जाता है। उसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी में मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनता की सरकार बनती है। आज भी कोई 80 साल का वृद्ध व्यक्ति है तो उस जनता राज को याद करता है, क्योंकि उस जनता के राज में वास्तव में ही मजदूर और किसान, आम जनता के हित के कुछ फैसले लिए गए। भैरव सिंह शेखावत द्वारा अंत्योदय की योजना संपूर्ण भारत में लागू हुई, बल्कि विश्व के कई देशों ने उस योजना को स्वीकार किया, जिसको हम आज बीपीएल या अन्य किसी नाम से नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन मूल चिंतन भैरव सिंह शेखावत का था। हिमाचल के एक भी भारतीय जनसंघ के नेता निश्चित रूप से उसमें साथ थे, लेकिन वो जनता पार्टी बन गई थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह बहुत सज्जन, सात्विक और कुटिल राजनीतिज्ञ नहीं होने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के बहकावे में आ जाते हैं। मधुले में चौधरी चरण सिंह सहित कई लोगों की जो राजनीतिक लिप्सा थी, उसमें जनता पार्टी के भ्रूण की हत्या हो गई। उसमें एल के आडवाणी एक पुस्तक लिखते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी एक पुस्तक लिखते हैं, द पीपुल बिट्रेड, जनता के साथ विश्वासघात। कभी मौका मिले तो उस पुस्तक को पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आडवाणी जी अभी जीवित बैठे हैं कि जनता के साथ किस प्रकार विश्वासघात हुआ है, उस जनाधार का किस प्रकार अपमान हुआ है। उसी रोष के कारण जनसंघ को भी तिल तिल करके सींचने वाली माता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह जसो, ऐसे लोग मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण करते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी का बिखराव हो गया। अब जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में बनी है, उस
भारतीय जनता पार्टी ने केवल दोषी क्या था, केवल दोषी क्या, उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के चिंतन को बढ़ाना शुरू किया। नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, ऐसे कई प्रकार के दिग्गज जो भारतीय जनसंघ के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनता पार्टी बनती। वो जो भारतीय जनता पार्टी बनती है वो इस राजनीतिक दल के वैचारिक धरातल को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। लेकिन बीच के कालखंड में जैसे ही जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2 से 182 बनती 1996 में, 1996 में, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक एक गठबंधन बनता है। नहीं सॉरी, यहां जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन वो 13 दिन चलती है, क्योंकि जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वैचारिक धरातल इस राजनीतिक दल को जो दिया था, एकात्मक मानववाद, उसी एकात्मक मानववाद पर अटल बिहारी वाजपेयी इसको चलाना चाहते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी जो आम बात हो रही है ना, थोड़े दिन पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि गधे बिक रहे हैं, घोड़े बिक रहे हैं, ये आम बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो सरकार है, जगह जगह स्टेटों में बना रहे, ऐसे थोड़ी बना रहे। तो दूसरे दलों के लोगों के साथ में गठबंधन करना या उनका खरीद फरोख्त करना, अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू सहित, अडवाणी जी सहित लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। 13 दिन बाद में वो जाते हैं इस्तीफा देने के लिए। उस समय सुषमा स्वराज सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सुषमा स्वराज ने एक बात तय की कि अटल जी बहुत बढ़िया है। नेहरू ने भी कहा था 1957 में कि यह बालक एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी से पूछे बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं करती थी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मेरे अनुशासन को, विद्यार्थियों कुछ लोग होते हैं वो अपने विचार और अपने अनुशासन और अपने सिद्धांत के साथ में जीवन भर समझौता नहीं करते हैं। स्वाभिमानी लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान और अपने विचार के साथ में समझौता नहीं करते। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अटल जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए किसी प्रकार का मोह नहीं। सुषमा स्वराज ने कहा सभी लोग जानते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, तो क्यों न संसद की इस कार्रवाई का सीधा प्रसारण करें। उस दिन से संसद की कार्रवाई है वो सीधी प्रसारित होने लगी। लाइव टेलीकास्ट किया उसका। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे भारत में जनाधार बढ़ा और उन्होंने लास्ट में कहा बाजार भी है, बिकाऊ माल भी है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता और अपना इस्तीफा दे देते हैं। 2 साल के भीतर भीतर जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनका दलीय वर्चस्व इतना नहीं बढ़ पाता है, लेकिन
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पुनः सरकार बनती है। वो 13 महीने तक सरकार चलती है। कुछ क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी की कर भारत का जो संघ है वो सौदेबाजी का संघ है। मोरिस जोन्स जो कहता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, हमारा जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में सौदेबाजी हुई, अटल जी की सरकार चली गई। पुनर्जनाधार अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में आता है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती है। उधर कांग्रेस ने देखा कि हमारे जनाधार में सेंध लग गई है, जनाधार कम हो गया है। श्रीमती सोनिया गांधी ने सूझबूझ के साथ सुनियोजित ढंग से अच्छे मित्र दलों को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, एनडीए के विरुद्ध ध्रुवीकरण करते हुए सरकार बना। कांग्रेस पुनः एक दल के रूप में उभर करके सामने आ गया। लेकिन विद्यार्थियों, यह एक समझने योग्य बात है, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए गई, उसने कहा आई हैव 272, मेरे पास में 272 है। लेकिन जैसे ही वो जाकर के तत्कालीन राष्ट्रपति, राष्ट्र ऋषि, मेरे आदर्श और इस शताब्दी के शताब्दी पुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्पष्ट रूप से कहा भारत के शीर्ष पद पर आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये संविधान विशेषज्ञों की टीम बैठी है, आप किसी भी परिस्थिति में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि आप भारत के मूल नागरिक नहीं हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेकर के कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या आप ऐसे कहो कि मैं बनना नहीं चाहती हूं और मेरी अब अंतरात्मा जागी। पहले अंतरात्मा नहीं थी, अचानक उनकी अंतरात्मा जागी और कहा कि मैं त्याग करती हूं, अब मेरी अंतरात्मा जागी, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए गई। राष्ट्रपति ने मना करके ये बात पर्दे के पीछे चली गई, मीडिया पे चला था और तुरंत जो चल रही थी उस पट्टी को हटवा दिया। वह प्रधानमंत्री नहीं रहने के बावजूद भी विद्यार्थियों, एक समझने योग्य बात है, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से रहे, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री कौन रही? श्रीमती सोनिया गांधी। तो भारत की दलीय व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम था। 1977 में द्विध्रुवीय व्यवस्था हो गई, श्रीमती इंदिरा वर्सेज अदर्स टोटल। 96 में अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेज अदर्स, भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल को सत्ता से बाहर करने के लिए परंपरागत शत्रु राजनीतिक दल एक हो जाते। लेकिन कालांतर में वही गठजोड़ की जो सरकारें बनी, उन गठजोड़ की सरकार में द्विध्रुवीय व्यवस्था हो गई। एक यूपीए और उसके मित्र दल, दूसरा एनडीए और उसके मित्र दल। राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह जसोल सहित जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लीडर थे, मैंने पीएचडी भारतीय जनता पार्टी पे कर रखी है, इसलिए मैंने को बहुत डीपली इसकी जानकारी है। कुछ जानकारियां इस प्रकार की है वो अपन क्लासरूम में इस प्रकार डिस्कस नहीं कर सकते।
इन सबके विरुद्ध जाकर के राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, उसके लिए प्रोजेक्ट किया। इन्होंने विरोध किया, किसी ने घर पकड़ा, कुछ लोग तिल तिल करके अपना जीवन जनसंघ से दे रहे थे, और वाजपेयी की सरकार में जो वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों मंत्रालय जिनके पास थे, और राजस्थान का जो शहरी राजस्थान जसवंत सिंह जसो, वो अलग से बाड़मेर जैसलमेर पार्टी बना लेते। लेकिन राजनाथ सिंह ने दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी में उस चीज को देखा कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरी पीएचडी पढ़ी है मेरे पास में, उसमें पढ़िए, उसमें उन चीजों को देखिए। समान नागरिक संहिता धारा 370, कश्मीर को हटा में धारा 370 खत्म करना, नागरिकता, गो हत्या पर प्रतिबंध, राम मंदिर, अंत्योदय की जो योजना थी उसमें किसान और मजदूर को किस प्रकार बल देना, ऐसे लगभग 100% जो पीएचडी का जो सारांश है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, बीजेपी एंड आरएसएस मेड फॉर ईच अदर। भारतीय जनता पार्टी को यदि अपना जनाधार बढ़ाना है तो जिस वाजपेयी ने मद्रास घोषणा पत्र में एक गलती की थी, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए, मेरी पीएचडी में लिखा है, और उन्हीं वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी कमर कसते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है, और वोटों का ध्रुवीकरण, जनाधार का ध्रुवीकरण हो रहा है, और दलीय व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हो चुकी है। इस प्रकार भारत की बदलती हुई दलीय व्यवस्था पर हम चर्चा कर सकते हैं। किस प्रकार वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम था और अब किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम डेवलप हो गया है। अभी भी द्विध्रुवीय व्यवस्था है, कालांतर में हो सकता है द्विदलीय व्यवस्था यहां पर प्रतिष्ठित हो जाए, लेकिन